वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। सो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट ए वोल्टेज एंड करंट ग्राफ, और जो दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे लिया गया है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें T1 और T2 में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, पहली बात तो ये VI ग्राफ से हमें मिलता क्या है, तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है इसका हमें मिल जाता है रेजिस्टेंस। और यहां बात हो रही है एक कंडक्टर की, तो कंडक्टर के केस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो हाईयर टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर अगर आप इस ग्राफ में देखें तो जो T1 वाला टेम्परेचर है उसका स्लोप ज्यादा है, और स्लोप मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, और T2 में स्लोप कम है। मतलब ये T1 वाला हाईयर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका स्लोप या रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सो आपका करेक्ट हो जाएगा T1 ग्रेटर देन T2। नेक्स्ट पे आते हैं। ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm and EMF 10 volt is connected to a uniform wire of length 500 centimeter and resistance 3 ohm. The potential gradient is। अब देखिए यहां पर बात आ रही है एक पोटेंशियोमीटर की, तो मैं एक आपका यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं इस तरह से पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट हो गया आपका EMF, और 3 ohm हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये AB वायर में दे देता हूं, ये AB वायर हो गया आपका पोटेंशियोमीटर वायर जिसका 500 सेंटीमीटर का आपका लेंथ है और 3 ohm आपका रेजिस्टेंस है। तो यहां हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट K निकालना है जो कि होता है V/L। अब V पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ द वायर AB वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, और L हो गया लेंथ। अब लेंथ तो हमें पता है पर ये VA भी नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, तो उसके लिए हम पहले करंट निकालते हैं कि इस सर्किट में करंट कितना है। तो I हो जाएगा आपका E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E आपका कितना है 10, तो ये हो गया 3 प्लस 3 दैट इज 10/6, या कह दिया यहां पर 5/3 एम्पियर। सो 5/3 एम्पियर आपका करंट हो गया। ओके, नाउ अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VAB का, तो ये हो जाएगा I इंटू R, ओम्स लॉ। और R किसका? AB वायर का। यहां ध्यान रखिएगा कि जब आप AB के लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस सिर्फ AB का लेना है, तब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो ये हो गया 5/3 इंटू R दैट इज 3, सो ये कट के हो गया आपका 5 वोल्ट। तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 5। तो अब हम K पे डायरेक्टली चले आते हैं। K हो गया आपका 5/L दैट इज 5/500 या 1/100। अब ये 1/100 कैसे लिखा हुआ है देखो यहां पे 10 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो यही आपका आंसर है। ये अलग से 1/100 को 10 मिली वोल्ट कह दिया। ठीक है, सो यहां से हम देख सकते हैं कि आवर आंसर इज 10 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे देखते हैं। 2 cells connected in series are balanced on 8 मीटर on a potentiometer। सो 2 सेल्स हैं, सीरीज में कनेक्ट किया और ये बैलेंसिंग पॉइंट दिए 8 मीटर। तो ये सेल्स मान लो E1 E2। ठीक, तो इनका बैलेंसिंग अगर 8 मीटर में है तो हम लिख सकते हैं ना E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 8K लिख सकते हैं। ये कैसे हमने लिखा? E इज इक्वल टू KL, जो एक्सप्रेशन है इसी को लेके हमने इसको लिखा है। ठीक है, टोटल EMF हो गया E1 प्लस E2 और K हो गया आपका K के रूप में रहा, L हो गया आपका 8 मीटर के लिए। अब क्या किया? इफ द 2 cells आर कनेक्टेड विद पोलैरिटीज ऑफ वन ऑफ द सेल इज रिवर्स, एक की पोलैरिटी पलट दिया, मतलब एक सेल को ऐसे लिखा और एक को ऐसा कर दिया, तो होगा क्या? जिसको आप उल्टा करोगे वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और अब आपको 2 मीटर पे मिल रहा है, तो यहां हम इसको 2K कह देते हैं। अब हमारे लिए काम आसान हो गया है। ट्वाइस E1 इज 10K या E1 इज 5K। E1 आ गया, हमें रेशियो चाहिए दोनों का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं E2 निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो, है ना, इस E1 को पुट कर दो तो आपको E2 आ जाएगा 3K। अब डिवाइड कर दो तो आपको आंसर भी मिल चुका होगा, ये आ जाता है 5/3। सो दिस इज आवर आंसर, है ना।
तो यहां पर जो लॉजिक आपका काम करता है कि एक रिवर्स हो जाता है, रिवर्स होते ही आपका क्या होगा, आपकी नेगेटिव में आ जाएगा ईएमएफ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज, ए और बी के बीच में हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कई तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए एक थोड़ा सा क्विक तरीका क्या है, देखिए यहां पर 2 वोल्ट आपका ए और सी के बीच में 2 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, और ये ए से सी के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, तीनों 5 ओम है और 2 वोल्ट की सप्लाई है। तो क्या होगा, ये जो आप जानते हैं ये सीरीज में कनेक्शन है, देखिए ए से सी तक सिंगल वायर है, कहीं पर भी ब्रांचिंग नहीं है, भले बेंड है पर ब्रांचिंग नहीं है। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तीनों में इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमारे लिए हमको तो पूरा ए से सी चाहिए नहीं, तो हमने 2/3 2/3 2/3 सबको दे दिया, हमारा टोटल 2 था, 3 पार्ट में बांट दिया उसको। पर हमें ए से बी चाहिए, सिर्फ ए से बी अगर आपको चाहिए तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। सो 2/3 प्लस 2/3 विल गिव अस 4/3। ये हमारा आंसर आ गया 4/3। ठीक है, तो यहां हमारे लिए आसान पड़ गया क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सिमिलर थे, तो हम इक्वली डिवाइड कर पाए। For a cell, the terminal potential is 3.6 volt when the circuit is open. Open circuit में 3.6 मतलब EMF हो गया 3.6 volt. If the potential difference is 3 volt when connected to a resistance of 5 ohm. जैसे ही आप resistance of 5 ohm से कनेक्ट करोगे, ये क्लोज सर्किट हो जाएगा और तब आपका पोटेंशियल है 3 वोल्ट। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। सो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, E/V -1 into R। दिस इज द एक्सप्रेशन जिसका आप इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें जस्ट वैल्यू को पुट कर देना है, सारा वैल्यू को। तो E हो गया 3.6/3 -1 into आपका 5, तो 0.6 यहां पर एलसीएम लेके मैंने यहां कर दिया है इंटू 5, ये इधर हो गया, तो आपको कितना मिल गया, ये मिल गया आपको 1 ओम। सो 1 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड अपॉन फॉर 50 सेंटीमीटर। सो EMF 2 वोल्ट के लिए बैलेंसिंग लेंथ आपको L1 मिल गया है 50 सेंटीमीटर पे। इफ द सेल इज शंटेड, शंटेड मतलब पैरेलल कनेक्शन कर दिया, ठीक है, शंट का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस पर, ऑफ 2 ओम रजिस्टर, स्मॉल रेजिस्टेंस। सो यहां पर आपने एक स्मॉल रेजिस्टेंस दे दिया है आपका 2 ओम एंड द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन 40 सेंटीमीटर। तो जैसे आपने यहां पर रजिस्टर लगाया, अब बैलेंसिंग पॉइंट चला गया है 40 सेंटीमीटर पे। तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ये पिछला जो क्वेश्चन था उसी से सिमिलर है, सेम फॉर्मूला है, जस्ट इस वाले में क्या चेंज होगा, ये E/V की जगह आपका आ जाएगा L1/L2। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इन्हीं के रेशियो आपका होता है L1/L2। तो एक्सप्रेशन सेम रहा, हमारा आ गया R इज इक्वल टू L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। तो हमारा L1 कितना है, L1 है हमारा 50/40 -1 इंटू 2। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाता है आपका 10/40 इंटू 2। सो बेसिकली हाफ या 0.5 ओम हमारे पास है आंसर। यहां पे देखिए 0.5 ओम, दिस इज द आंसर। ठीक है, 0.5 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेम फॉर्मूला जो पीछे हमने अभी देखा, जस्ट दोनों में चेंजेस क्या है, अगर आपको बैलेंसिंग लेंथ के टर्म्स में देता है तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आपको EMF और टर्मिनल पोटेंशियल के टर्म्स में देता है तो आप इसको इस्तेमाल कर दीजिए। पर आप दोनों से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं डिपेंडिंग की क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्रांच BD ब्रांच से हमें निकालना है करंट फॉर दिस सर्किट। अब देखिए ये सीधे सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम है। व्हीटस्टोन ब्रिज में पहला तो बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा देख लो। तो इन दोनों का रेशियो निकालो, RAB/RBC 10/5 कितना आ गया 2। फिर इन दोनों का रेशियो निकाल दो, RAD/RDC, इन दोनों रेजिस्टेंस का निकाल दिया तो कितना आ गया 6/3, कितना आ गया 2, बराबर आ गया। मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है, जैसे ये बैलेंस कंडीशन में होगा यहां से करंट 0 हो जाएगा।
ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस या जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा दोनों पॉइंट में, कोई करंट बीच में ट्रेवल नहीं करेगा, सो आई बिकम्स जीरो। और अगर ये ऐसा इक्वल नहीं आता है, बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, देन यू अप्लाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ लगाइए और उसके बाद इक्वेशन से सॉल्व करके करंट को निकालिए। वहां हम डायरेक्टली जीरो नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट, ए स्टूडेंट कनेक्ट्स 10 ड्राई सेल्स ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इन सीरीज। सो एक स्टूडेंट ने क्या किया, 10 ड्राई सेल को कनेक्ट किया और ड्राई सेल का ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, पर उसने गलती क्या कर दी, बाय मिस्टेक वन सेल गॉट रॉन्गली कनेक्टेड। तो उसने क्या किया, ऐसे सेल को ऐसे कनेक्ट करता गया, ऐसे उसने 9 को तो सही से 9 सेल्स को ऐसे सही कनेक्ट कर दिया, एक उसने उल्टा कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब आपको नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। सो देखिए यहां पर 9 सेल्स सीरीज में सीधे सीधे लगे हैं, एक जो सेल है आपका ये आपका अपोजिट लगा हुआ है, तो जो सीरीज में 9 सीधे सीधे लगे हैं इनका टोटल तो 9E आ जाएगा, क्योंकि सबका E है आपका इंडिविजुअल का, और जो एक आपका अपोजिट में लगा दिया उसका आ जाएगा -E, उसका जस्ट वैल्यू माइनस में आ जाएगा, प्लस में नहीं। सो टोटल कितना आ गया, 8E। तो 8E ये जो आपका आंसर है, इसी में से दोनों में से आपका कोई एक करेक्ट आंसर है। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। भाई आप सेल को इस तरह से पलट के रख दो या आप इसे सीधा रख दो, जब तक ये सीरीज में है या जब तक इनसे सेम करंट दौड़ रहा है, ये सारे सीरीज में है, भले पोलैरिटी आपने पलट दी पर है तो सीरीज में ही, तो ऐसे में रेजिस्टेंस क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। और सभी रेजिस्टेंस R के हैं तो जुड़ के कितने मिल जाएंगे, 10R मिल जाएगा। R1 + R2 ऐसे करके आप जोड़ते जाओ, तो आंसर कौन सा आ गया, ये है हमारा आंसर 8010R। ठीक है, नेक्स्ट, फिगर रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम पता करते हैं तो दो तरीका है, या तो आपको एक सेल मिलेगा तो डायरेक्ट जो उसका है वो लिख दो, और दूसरा आपको IR फॉर्म में पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है, जो कि ओम्स लॉ कहता है कि V = IR। तो इन दोनों को यहां पर लेना है हमें। तो देखिए इस पूरे पार्ट को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो AB है, यहां पर बीच में मैंने यहां C डाल दिया, यहां मैंने डाल दिया D। अब A से C क्या हो रहा है, A से C एक करंट 2 एम्पियर करंट जा रहा है 2 ओम से। सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप यहां कितना आ गया, 2 × 2 4 वोल्ट है ना। V = IR लेके I × R कर दिया 4 वोल्ट। यहां तो सीधे सीधे आपका सेल है, करना कुछ नहीं है, इसमें 3 वोल्ट जुड़ जाएगा, प्लस यहां है 1 ओम, पर ये तो सीधा वायर है, मतलब यही 2 एम्पियर यहां पर जा रहा होगा, तो यहां हमें कितना मिल जाएगा, ये 2 एम्पियर करंट इंटू रेजिस्टेंस मिल गया आपको 2 वोल्ट। टोटल कितना आ गया, 4 + 3 7 + 2 आपका 9 वोल्ट। 9 वोल्ट इज द आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या किरचॉफ लॉ का लगा दीजिए, वो भी लिख दीजिए आप, किरचॉफ लॉ लगा के भी लिखिए, आपको यही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 cells of EMF approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400। सो आपके पास 2 सेल है, ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, और आपका जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका लेंथ है 400 सेंटीमीटर। अब आपको इनको कंपेयर करना है, E1 / E2 पता करना है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ये सेटअप सही रहेगा इनको कंपेयर करने के लिए। देखिए ये एक ही लॉजिक पे हमें काम करना है कि जिस भी आप सेल का आप कंपेयर करना चाहते हो, जो मेन ड्राइवर बैटरी है वो उसका पोटेंशियल ये जो कंपेयरिंग वाले सेल्स है उनसे ज्यादा होना चाहिए, तभी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। तो यहां आपका मैक्सिमम 10 वोल्ट है, इसका मतलब जो ड्राइवर बैटरी है 10 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बैलेंसिंग लेंथ आपको ये 400 सेंटीमीटर पे नहीं मिलेगा, उससे बाहर मिलेगा। तो अगर आप देखिए यहां लिखा है द ड्राइवर बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव ए वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट। ये तो गलत है, 8 वोल्ट से होगा ही नहीं, आपका 10 वोल्ट है, इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप बी को पढ़ें तो उसमें सारी वो बातें लिखा है जो आपको सेटअप में चाहिए। द ड्राइवर बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट। देखिए 15 वोल्ट 10 से ज्यादा, एंड आर एडजस्टेड सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर स्लाइटली एक्सीड्स। रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करें
कि जो पोटेंशियल ड्रॉप वायर पे हो रहा है, जो मैंने कहा वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, जो सो दैट वो उसका एक्यूरेटली बैलेंस वहां कर सके। बाकी चीजें हमारे अगेन बाकी भी आपका गलत हो जाते हैं। ठीक है, यहां तो यहां सीधे कह दिया कि कंपेयर रेजिस्टेंस के लिए होता है, ईएमएफ के लिए नहीं होता, जो कि गलत बात है। ईएमएफ के लिए वो कंपैरिजन के लिए पोटेंशियोमीटर यूज होता है। सो आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट, अगेन पोटेंशियोमीटर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। AB is a wire of potentiometer with the increase in the value of R, the shift in the balancing point will be। अब AB जो वायर है, इसमें आपने इस रेजिस्टेंस को R को आपने बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ जो J पे मिला है ये क्या होगा? क्या ये यहीं पे बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, या ये A की तरफ चला जाएगा या B की तरफ चला जाएगा? मतलब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें पता करना है। तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, पहले आते हैं आर से क्या होगा। अब आपने आर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, यू हैव इंक्रीज द आर। इस सर्किट में आपने आर इंक्रीज कर दिया। जैसे आप आर इंक्रीज करोगे करंट का क्या होगा? घट जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा करंट घटा। अब के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है? वो होता है आई रो बाई ए, वेयर आई इज करंट, रो इज रेजिस्टिविटी, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाओ घटाओ, उससे रो और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ा आई पे, वो घट गया। तो जैसे ही आई घटा, इसका सीधा इफेक्ट हुआ कि के भी घट गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इस वायर का घट गया करंट के घटते ही। हमें क्या है, देखिए आपने पढ़ रखा होगा कि ये जो के है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ये तभी होता है जब करंट भी कांस्टेंट हो। एक स्टेडी करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो करे। अगर करंट ही वेरी करने लग जाए तब ये के कांस्टेंट नहीं रहता। देन यू हैव टू गो फॉर कि भाई हाँ के वैल्यू चेंज हो गया, तो यहां के डिक्रीज कर गया। के डिक्रीज कर गया और आपको एक्सप्रेशन पता है, क्योंकि आप कंपेयर किसको कर रहे हो? ई को, तो आपको पता है E इज इक्वल टू के एल होता है। उसी हिसाब से आपको बैलेंसिंग लेंथ मिला है। ठीक है, ये मान लो यहां तक आपको अभी मिला है, एल है आपका ये। अब के तो डिक्रीज कर गया और सेल तो वही है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज हुआ नहीं, सेल तो वही है। आपने बस यहां का रेजिस्टेंस चेंज किया मेन सर्किट का। तो होगा क्या? के डिक्रीज करने से एल आपका इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट सेम आपका ई का वैल्यू आ जाए। सो जैसे ही के आप डिक्रीज होगा एल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बैलेंसिंग लेंथ विल शिफ्ट टुवर्ड्स बी, बी के तरफ बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट कर जाएगा। सो दिस इज द आंसर, शिफ्ट टुवर्ड्स बी, मतलब इंक्रीज करना है उसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस कारण से होता है? देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना या एक कॉमन डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना, इवन इफ कोलाइड करते करते मूव कर रहे हैं पर वो मूव नहीं करते हैं। टेम्परेचर होने से, देखो यहां पर लिखा है कि मोशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रैंडम कोलिजन। रैंडम कोलिजन में तो क्या होता है आपका कि वहां पर एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाती है, नेट करंट होता ही नहीं है ना। सो आंसर आपका करेक्ट क्या है कि मोशन ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होता है। ठीक है, लास्टली कांस्टेंट इन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, बिकॉज ये कांस्टेंट इन वायर जो है ना, वो स्टैंडर्ड रेजिस्टर, जहां आपको फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए या ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आपने लगाया सर्किट में वो चाहिए, वहां आप कांस्टेंट इन वायर जो कि एक एलॉय है उसका आप यूज करते हो। क्यों करते हो? तो सिंपल बात है कि सर्किट में आप जब रेजिस्टेंस को लगाते हो, करंट आता है, करंट आने से टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पता है ना। सो हीट कॉज करता है, वो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप नहीं चाहते कि रेजिस्टेंस चेंज हो। और जो कांस्टेंट एन है, इसका जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफी नेग्लिजिबल है, मतलब टेम्परेचर पे इतना वो डिपेंड नहीं करता, इफेक्ट नहीं होता रेजिस्टेंस। कांस्टेंट एंड वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे इतना डिपेंड नहीं करता है, ठीक, इसीलिए उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल है। ओके, सो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से भी रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा, इसीलिए इसका वायर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। सो करेक्ट आंसर यही है, बिकॉज इट हैज नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो यहां हमारे ये क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 4th चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।